हेलो वेलकम टू अकेडमिक्स गाइस। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं महा मैराथन सीरीज। इसमें आपका आज जो सीरीज फर्स्ट है वो आपकी लाई गई है। अब सीरीज फर्स्ट के बाद आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सीरीज सेकंड के लिए आएगा। अब जो आपका सीरीज फर्स्ट है इसमें जो आपके ऑल चैप्टर्स हैं सेमेस्टर फर्स्ट के वो सभी चैप्टर आपके डिस्कस किए जाएंगे। तो फिजिक्स में आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज आप सीरीज फर्स्ट में ऑल क्वेश्चंस का एक अटेम्प्ट ले सकते हैं जिसमें आपके 60 क्वेश्चन डिस्कस किए जाने हैं। अब इसके बाद जो आपका सीरीज सेकंड वो भी आपका भोजन लेके आएंगे और उसमें फिर से एक बार आपके जो मिक्स क्वेश्चन है उनको हम लेके आएंगे। तो गाइस ये महा मैराथन सीरीज है, इसमें क्या है आपके सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आपसे कह रहा था टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ रिजिड बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। अब देखिए अगर आपने डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जो आपको मैं थ्योरेटिकल नोट्स प्रोवाइड किए हैं फ्री में, वो अगर आपने बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपको पता है कि भाई इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं टॉर्क। आप बहुत चीज देखिए लिखा है द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ रिजिड बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं टाउ, जिसको आप टॉर्क कहते हैं। और इसका जो दूसरा नेम होता है वो आपका होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस इसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको, इसके लिए आपको जो डेफिनेशन है वो काफी अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको डेफिनेशन आता तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। आपसे कह रहा है द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम इज, मतलब जो आपसे टॉर्क है उसकी क्या है, आपसे यूनिट पूछ रहा है। तो देखिए आपको पता है कि भाई आपसे मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क की जो यूनिट है वो आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए जो टॉर्क का जो यूनिट आपसे पूछा है तो आपको पता है कि भाई जो यूनिट होता है वो F इंटू डी के अकॉर्डिंग आप क्या है निकालेंगे। और अगर F इंटू डी के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो F एसआई सिस्टम में क्या होता है, F एसआई सिस्टम में होता है न्यूटन, और जो डिस्टेंस होता है एसआई सिस्टम में वो आपका होता है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन है ए है वो आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। आपसे कह रहा है द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज, मतलब जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो आपको बतानी है। अब इसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, आप क्वेश्चन को पढ़िए। आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको मैंने बताई थी, जो आपने थ्योरेटिकल पढ़ा था तो थ्योरी में आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई थी। बस वही कंडीशन से जो ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं वो आपके आंसर हो जाएंगे। बाकी के आपको क्या है कट कर देना है। तो देखिए पहला आपसे कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी वी जीरो ओनली, मतलब इसमें आपसे जो सम ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस कह रहा है वो जीरो कह रहा है। अब जो सेकंड आपसे कह रहा है वो आपसे कह रहा है जो रिजल्टेंट है मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, मतलब जो टॉर्क कह रहा है वो आपसे जीरो कह रहा है। फिर आगे आपसे कह रहा है सी बोथ ए एंड बी, और लास्ट आपसे कह रहा है नन ऑफ अबव। तो देखिए जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग आपने देखा कि भाई क्या क्या हो रहा है। अब देखिए आपको पता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कह रहा है, तो जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जो बात थी अगर हम उसकी आपसे बात करें तो उसमें जो आपका सिग्मा टाउ था वो आपका रिप्रेजेंट करता है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब जो रिजल्टेंट होगा मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द टर्निंग पॉइंट शुड बी जीरो। तो ये आपको आंसर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या है बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपके सामने आ चुका है। अब देखिए आपको देखना है कि भाई क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ बॉडी इज एक्टेड बाय टू अनइक्वल एंड
अपोजिट फोर्सेस along different line of action of forces, the body will have only rotational motion, only translation motion, या both A and B, या फिर आपका neither। तो देखिए बात आती है कि भाई कौन सा ऑप्शन आपका होगा। अगर हम आपसे बात करें कि भाई कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, तो देखिए आप खुद सोच के देखिए, अगर बॉडी की आपसे बात की जा रही है, अगर बॉडी में दो अनइक्वल फोर्सेस हैं, क्या कह रहा है आपसे, दो अनइक्वल फोर्सेस हैं, अगर दो फोर्सेस अनइक्वल हैं और वो आपके अपोजिट भी बोल रहा है, वो आपके अपोजिट भी बोल रहा है, अगर ऐसी कंडीशन फॉलो कर रही है, तो फिर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर आपका जो ये रोटेटर लिखा है यहाँ होगा रोटेशनल मोशन। तो ये आपका जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो ये आंसर आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप ट्राई करने का कोशिश कीजिए। भाई क्या क्वेश्चन आपसे कह रहा है। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है आ फोर्स F acts on a rigid body capable of turning around a fixed point। अब देखिए यहां पर भी जो टर्निंग है वो फिक्स पॉइंट के अबाउट हो रही है। आगे आपसे कह रहा है जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो डिपेंड करता है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है वो आपसे पूछ रहा है। वो आपका फोर्स पर डिपेंड करता है, या फिर जो आपका मैग्नीट्यूड है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का उस पर डिपेंड करता है, या आपका दोनों पर डिपेंड करता है, या फिर आपका क्या है नन ऑफ दीज है। तो देखिए आपको पता है कि टॉर्क होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। तो इन दोनों पर इसकी क्या डिपेंडेंसी, अगर दोनों पर डिपेंडेंसी तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो इस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ क्रिकेट बॉल इज एट, मतलब जो क्रिकेट बॉल है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ होगा। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि कोई भी बॉल वगैरह इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे अगर ये बॉल की बात कर रहा है तो जो बॉल का जो कंडीशन होता है उसमें जो सेंटर होता है इसका, जो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या रिप्रेजेंट करता है। ये आपको मैंने जब थ्योरी पढ़ाया था तो ये बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाना चाहिए वो एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। तो आपका ऑप्शन ए क्या है, इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को क्या कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है अ बॉडी इज डिस्क्राइबिंग अ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक बॉडी है उसमें क्या है यूनिफॉर्म मोशन क्या है हो रहा है, मतलब एक बॉडी है उसमें यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो उसमें एक कंडीशन कुछ पूछ रहा है आपसे, कह रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग क्वांटिटीज इज आर कांस्टेंट, मतलब अगर जो यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रहा है और कैसा है सर्कुलर है, मतलब अगर किसी बॉडी में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहने वाली है, स्पीड कांस्टेंट रहेगा या एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा या वेलोसिटी रहेगा या बोथ ए एंड बी रहेगा। अब देखिए आपने पढ़ा हुआ था जो आपका सर्कुलर मोशन होता है आप उसको इस तरीके से बनाते थे। अब आप लिखते थे वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी लिखते थे और आप बोलते थे कि भाई जो वेलोसिटी है वो क्या है चेंज हो रही है, लेकिन आप बोलते थे कि जो स्पीड है वो क्या है कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन भी आप बोलते थे कि जब वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। मतलब ये दोनों क्वांटिटी क्या होती हैं चेंज होती हैं, लेकिन स्पीड क्या होती है कांस्टेंट होती है। तो आपसे कांस्टेंट पूछा था तो इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब अब फिर से जो क्वेश्चन आपका आ गया है वो फिर से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आपका आ गया है, और अभी अभी मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्वेश्चन कराया था। अब देखिए क्वेश्चन वैसा ही है बट लिखने का जो पैटर्न है, लिखने का तरीका है वो आपका क्या चेंज हुआ है। तो आपको समझना है कि भाई क्वेश्चन कैसे कैसे आपका आ सकता है, सेम क्वेश्चन है बट तरीका इन्होंने बदल दिया है।
अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है और आपसे कह रहा है क्या होने वाला है। पहला आपसे कह रहा है स्पीड ऑफ बॉडी कॉन्टिन्यूसली चेंजेस, मतलब जो स्पीड है बॉडी की वो कॉन्टिन्यूस चेंज हो रही है। तो देखिए अभी अभी आपको मैंने बताया था कि भाई जो स्पीड होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका कांस्टेंट होता है, स्पीड आपका कांस्टेंट होता है। लेकिन आपका चेंज क्या होता है, जो आपका वेलोसिटी होता है, जो आपका एक्सेलरेशन है, इसमें क्या है, चेंजेस होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि स्पीड चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या आपका गलत हो गया। अब नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि जो वेलोसिटी है बॉडी की वो चेंज हो रही है, तो बिल्कुल ये सही कह रहा है। अब नेक्स्ट आपसे कह रहा है जो मोशन है बॉडी का वो एक्सेलरेटेड है, मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन है वो होगा, तो ये भी आपका क्या सही कह रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके दो ऑप्शन क्या करेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए लास्ट वाले में आपसे कह रहा है बोथ बी एंड सी, तो ये जो आपका ऑप्शन डी है ये आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है आ फोर्स ऑफ 50 डाइन एक्ट ऑन अ रिगिड बॉडी, मतलब जो आपको फोर्स दिया गया है वो 50 डाइन दिया गया है। आगे आपसे कह रहा है सच दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज 75 सेंटीमीटर, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी उसकी वैल्यू दे रहा है 75 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स बताओ, मतलब टॉर्क की जो वैल्यू है वो आपको बताना है, जो आपका टाउ होता है उसको आप क्या फाइंड करना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको टाउ का फॉर्मूला लगाना है एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जो आप फॉर्मूला लगाओगे वो लगाओगे एफ इंटू डी। अब देखिए आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है एफ इंटू डी। अब देखिए एफ पता है आपको 50 और डी आपको पता है 75, दोनों का आप मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका आ गया 3750 डाइन सेंटीमीटर। अब आप देखिए कि आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए जो आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड टर्निंग पॉइंट इज 1.75 सेंटीमीटर, सॉरी 1.75 मीटर, मतलब जो डिस्टेंस डी दे रहा है वो आपको 1.75 मीटर दे रहा है। अब आगे आपसे कह रहा है व्हेन अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ रिगिड बॉडी, मतलब जो फोर्स की वैल्यू दे रहा है आपको वो आपको दे रहा है 80 न्यूटन, मतलब जो फोर्स आपसे कह रहा है वो आपसे कह रहा है 80 न्यूटन। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए जो फोर्स आपसे बोल रहा है 80 न्यूटन और जो आपसे डिस्टेंस कह रहा है वो आपसे कह रहा है 1.75। तो अब देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है मूवमेंट ऑफ फोर्स बताना है, मतलब जो टॉर्क है वो आपको क्या फाइंड करना है। अगर आपको टॉर्क फाइंड करना है, टॉर्क की वैल्यू होगा एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ की वैल्यू देखिए दिया गया है 80, तो 80 इंटू 1.75। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 17.5 इंटू 8। अब देखिए मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 7 जा 56 प्लस 4 60, 60 का 0 कैरी 6, 8 1 जा 8, 8 और 6 14 और 1 पे पॉइंट लगाएंगे तो 140 आपका क्या है आंसर आ जाएगा, मतलब 140 न्यूटन मीटर आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका 140 न्यूटन मीटर ये क्या है आपका मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है।
बस आपको देखिए जो मेन चीज़ है वो क्या है, फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन देखने में काफ़ी क्या है, लेंदी जैसा लगता है। क्वेश्चन आपको देखने में काफ़ी लेंदी लगता है। अगर आप लेंदी देख कर डर जाओगे तो फिर इस आंसर को नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से आप क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का जो साइज है उसको देख के आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए ये कैसे हुआ क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स विच विल बी प्रोड्यूस अ मूवमेंट ऑफ फोर्स। मतलब अब आपसे जो फाइंड करवा रहा है वो आपसे फाइंड करवा रहा है फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है। मतलब जो फोर्स है वो आपको क्या है, निकालना है। तो जो फोर्स है वो आपको निकालना है। अब आगे आपसे क्या है, जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो 1575 डाइन सेंटीमीटर है। अब आगे आपसे क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दिया गया है वो 45 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बस आप फॉर्मूला लगाइए, टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी। टाउ की वैल्यू आपको दी गई है 1575 इक्वल एफ दिया गया है आपको। एफ निकालना है, दिया नहीं गया है, तो एफ इंटू डी, डी दिया गया आपको 45। तो आप क्या करेंगे, एफ की वैल्यू लिखेंगे 1575 अपॉन 45। अब आप डिवाइड करिए 5 से, 5 9 जा और 5 3 जा, 5 1 जा और 5 2 जा, सॉरी 5 5 जा। तो ये आपका आ गया 315 अपॉन 9। अब 9 से डिवाइड करिए, 9 3 जा 27, 4 बचा, 9 5 जा 45। तो ये आपका 35 क्या आया, डाइन आया, क्योंकि आप क्या है फोर्स निकाल रहे थे। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो 35 डाइन हो जाएगा। अब जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका क्या है, यहाँ पर मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपकी जो ये वैल्यू दी होती हैं इसके साथ जो भी यूनिट दिया रहता है उसको आप जरूर देखिए। जैसे यहाँ पर आपका डाइन सेंटीमीटर दिया था, तो जो डिस्टेंस है वो भी देखिए सेंटीमीटर दिया था, इसलिए जो फोर्स आया वो आपका सिर्फ डाइन में आया। तो इस तरीके से आपको इसके आंसर्स क्या करने हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखिए कैसे होगा। तो देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम आते हैं तो इस क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे से पहले देखिए। अब देखिए अगर हम क्वेश्चन की आपसे बात करें तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ कपल ऑफ 15 न्यूटन फोर्स एक्ट्स। मतलब जो आपको फोर्स दिया गया है वो 15 न्यूटन आपको क्या है दिया गया, मतलब फोर्स की वैल्यू आपको क्या 15 न्यूटन दी गई है। अब इसके बाद आपसे कह रहा है एक्ट्स ऑन अ रिगिड बॉडी सच दैट द आर्म ऑफ कपल इज 85 सेंटीमीटर। मतलब जो डिस्टेंस डी दिया गया है वो आपको दिया गया है 85 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बाद जो आपसे पूछ रहा है वो देखिए क्या पूछ रहा है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ कपल इन एसआई सिस्टम। मतलब जो टॉर्क की वैल्यू है वो आपको निकालना है, और आप देख सकते हैं कि भाई न्यूटन मीटर में निकालना है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन न्यूटन मीटर में दिए गए हैं। तो बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ की वैल्यू दी गई है 15 न्यूटन और डी दिया गया है 85 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से डिवाइड करने के बाद। तो ये आपका, ये न्यूटन, ये आपका मीटर, ये न्यूटन, ध्यान से देखिए, ये न्यूटन, ये आपका मीटर। तो न्यूटन मीटर में अब आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। 15 का मल्टीप्लाई करिए 85 में, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, कैरी जो आपका हो गया वो हो गया 7। अब देखिए 15 8 जा 120, 120 और 7 1 2 7।
अपॉन में 100, तो ये आपका आ जाता है 12.75 न्यूटन मीटर। तो अब देखिए आंसर कौन सा मैच कर रहा है आपका, जो आपका आंसर मैच कर रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर भी मैच कर रहा है। तो ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपसे क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो आसानी से कर ले जाओगे। बस अंतर क्या आ रहा है, कभी आपका यूनिट चेंज कर देता है, कभी आपकी वैल्यू चेंज कर देता है, मतलब इस तरीके के जो बेसिक डिफरेंसेस है वो आपके कर दिए जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्म ऑफ कपल। जो आर्म ऑफ कपल है उसका लेंथ आपको जो है कैलकुलेट करना है। फोर्स आपको 13 न्यूटन दिया गया, मतलब जो फोर्स है वो आपको 13 न्यूटन क्या है, दिया गया है। और जो आपका मोमेंट ऑफ कपल है जिसको आप टाउ कहते हैं वो आपको 14.3 न्यूटन मीटर दिया गया है। तो आपको जो लेंथ है वो क्या है, फाइंड करना है। मतलब जो फाइंड करने वाली क्वांटिटी है वो आपकी लेंथ है, जो आपका क्वेश्चन मार्क है। बस फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी लगाइए फॉर्मूला। टाउ की वैल्यू रखिए 14.3 इक्वल फोर्स आपका दिया गया 13 इंटू डी, तो डी आपका हो जाता है 14.3 अपॉन 13। 13 बन जा 13, 13 बन जा 13, 13 बन जा 13, 13 बन जा 13। तो ये आपका आ जाएगा 1.1, और ये आपका न्यूटन था, ये आपका न्यूटन मीटर था, तो ये आपका हो जाएगा मीटर। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.1 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन आपका मैच कर रहा है ऑप्शन डी 1.1 मीटर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका आ चुका है। आपसे देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मोशंस आर एग्जिबिटेड बाय अ व्हीकल एंड व्हील्स। मतलब जो व्हीकल है और जो व्हील है उसके द्वारा कौन सा मोशन हो रहा है, ट्रांसलेटरी हो रहा है, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी हो रहा है, या रोटेटरी हो रहा है, या इनमें से कोई भी नहीं हो रहा है। अब आप खुद सोच के देखो कि भाई व्हीकल की बात कर रहा है, उसके व्हील की बात कर रहा है। अगर व्हीकल और व्हील की बात कर रहा है तो जो आपका मोशन होने वाला है, तो देखिए आपको पता है कि भाई व्हीकल है और व्हील है, और अगर मोशन की बोल रहा है तो भाई देखिए ये जो आपका ट्रांसलेटरी है और जो रोटेटरी है ये दोनों आपका क्या है, पॉसिबल है। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के जो आपके मोशन है वो आपके क्या एग्जिस्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपसे क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है अब मैकेनिक कैन ओपन अ नट, मतलब एक मैकेनिक है जो नट को क्या है, ओपन कर रहा है। मतलब एक मैकेनिक है जो नट को क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। अब देखिए मैकेनिक एक नट को ओपन कर रहा है, 120 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। वाइल यूजिंग आर लीवर लेंथ आपको 50 सेंटीमीटर दिया गया है। हाउ लॉन्ग शुड द हैंडल how long should the handle be if he wishes to open it by applying a force of only 40 न्यूटन। मतलब ये कह रहा है कि 120 फोर्स पर इतनी लेंथ है, तो इतने फोर्स पर कितनी लेंथ होनी चाहिए। बस कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि शुरुआत का जो टॉर्क होगा, जो फाइनल का टॉर्क होगा वो सेम होगा। तो शुरुआत का F1 इंटू D1 इक्वल टू होगा F2 इंटू D2। वैल्यू लिखो, आंसर पाओ बस। F1 120 इंटू 50 इक्वल हो जाएगा 40 इंटू D2। तो जो आपका D2 आ जाएगा वो देखिए क्या आ जाएगा। अब देखिए अगर आप इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको आप देखिएगा सॉल्व करेंगे,
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 43 जा 120 होता है, 43 जा आपका होता है 120, तो 3 × 50 तो ये आपका आएगा 150। तो जो 150 सेंटीमीटर है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 मीटर आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप आंसर्स को अपनी क्या कर सकते हैं। बस बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस दोनों का टॉर्क आपको सेम करना था। सेम करते ही F1 D1 की वैल्यू लिखिए, F2 D2 की वैल्यू लिखिए। F1 120 दिया था तो 40 से 120 कट गया, 3 टाइम्स गया, 3 का मल्टीप्लाई 50 में किया तो 150 आ गया, 150 को 100 से डिवाइड किया तो वो आपका मीटर में आ गया। तो बस इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए आपसे कह रहा है द गेट ऑफ अ बिल्डिंग इज 3 मीटर ब्रॉड, मतलब किसी बिल्डिंग का जो गेट है वो 3 मीटर ब्रॉड है, मतलब चौड़ा है। आपसे कह रहा है इट कैन बी ओपन बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, मतलब इसको अगर आपको ओपन करना है, खोलना है तो भैया 100 न्यूटन का आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन द गेट, मतलब अगर आपको इसको ओपन करना तो कम से कम कितना फोर्स आपका जो है लगाना पड़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब आपसे ये भी कह रहा है एट अ पॉइंट 66 मीटर, एट अ पॉइंट 6 मीटर, मतलब अगर कोई 0.6 मीटर पे है तो कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फिर से वही आप फंडा लगाइए, शुरुआत का जो टॉर्क होगा वो फाइनल टॉर्क के इक्वल होगा, मतलब जो टाउ1 और टाउ2 है वो क्या आपका सेम होगा। अब देखिए टाउ1 अगर आप निकालेंगे तो F1 D1 होगा, F1 D1 इक्वल टू F2 D2। अब F1 की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो 100 लिखेंगे और आप D1 की वैल्यू लिखेंगे तो आप 3 लिखेंगे, F2 की वैल्यू लिखेंगे तो आप F2 लिखेंगे और D2 की वैल्यू लिखेंगे तो आप 6 लिखेंगे। अब आप 3 2 जा 6 होता है तो आपका आ जाएगा 100 इक्वल टू 2F2, तो जो F2 आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 50, मतलब जो 50 न्यूटन का फोर्स है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा और जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी 50 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है फोर्स इन लिनियर मोशन, मतलब जो फोर्स है लिनियर मोशन में वो होगा एनालॉग इन रोटेशनल मोशन, मतलब किसके एनालॉग होगा, मतलब किसके जैसा होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के जैसा होगा, टॉर्क के जैसा होगा, एंगुलर मोमेंटम के जैसा होगा या वेट के जैसा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि टॉर्क के जैसा होगा, क्योंकि आपने जो अभी तक टर्म पढ़ा हुआ है, जो भी आपने टर्म पढ़ा हुआ है वो टाव पढ़ा हुआ है, और जो टाव टर्म जो आपने पढ़ा हुआ है लिनियर मोशन में वो आपका इससे रिलेट करता है। तो फिर जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, मतलब जो वर्क है उसका ऐसा यूनिट जूल है, और इसको आप एक्सप्रेस करिए मास लेंथ एंड टाइम एज, मतलब ये दिया गया इसकी तरीके से आप उसको एक्सप्रेस करना है। तो देखिए वर्क देखिए क्या होता है वो आपको समझना है। अब आपको पता है कि जो भाई जो वर्क होता है वो आपका होता है, जो वर्क होता है वो आपका होता है फोर्स इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ये आपने पढ़ा होगा, एफ डी कॉस थीटा होता है। अब देखिए आपको पता है वर्क, अब देखिए जो फोर्स होता है ये आपका होता है एम ए, फोर्स होता है आपका एम ए और डिस्टेंस डी और ये कॉस थीटा। अगर देखिए यदि हम यूनिट की बात करते हैं, अगर हम यूनिट की बात करते हैं यूनिट ऑफ डब्ल्यू, तो वो इक्वल होगा, देखिए मास होता है किलोग्राम में तो केजी लिखेंगे, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तो मीटर सेकंड माइनस 2 लिखेंगे, डिस्टेंस होता है आपका मीटर में तो आप m लिखेंगे, और कॉस थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो फाइनल जो आंसर आपका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, तो जो फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका फाइनल आंसर भी क्या मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आपको इस आंसर को क्या करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, अब पावर की बात कर रहा है कि भाई पावर में क्या होगा।
अब देखिए क्वेश्चन सेम है, अब आपसे बस पावर के लिए ये चीज़ पूछ रहा है। तो देखिए अभी आपने निकाला था कि भाई जो वर्क होगा, जो आपका वर्क होगा वो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 होगा। ये अभी आपको मैंने निकालना बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। आपको मैंने क्या बताया था, जो वर्क होगा वो केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड माइनस 2 होगा। तो बस उसको आपके थोड़ा सिस्टमेटिक देखिए, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, ये आपका क्या होगा, ये वर्क के लिए यूनिट होगा। लेकिन आपको निकालना है पावर के लिए, तो जो पावर होता है वो आपका होता है W/T, मतलब T से डिवाइड और होगा। अब देखिए अगर हम यूनिट निकालेंगे P का, अगर हम यूनिट निकालेंगे P का, तो वर्क का लिखिए, जो आप वर्क है उसका लिखिए। वर्क का है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। अब देखिए नीचे सेकंड फिर से आएगा, और नीचे अगर S आएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये -1 और ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो जो आपका फाइनल आ जाएगा वो आपका आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए किस में मैच कर रहा है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3। तो ये जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। आपसे कह रहा है अ स्टोन रेस्टिंग ऑन रूफ ऑफ बिल्डिंग हैज, मतलब एक स्टोन है जो रूफ पर आराम कर रहा है, मतलब वो रेस्ट में है। मतलब कोई भी स्टोन जो रेस्ट में पड़ा हुआ है उसके लिए क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा या ग्रेविटेशनल होगा या काइनेटिक होगा या उसमें कुछ भी नहीं होगा। अब आप खुद सोच के देखो कि कोई बॉडी रूफ पर रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई काइनेटिक नहीं होगा, तो बचा कौन, पोटेंशियल। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आर फॉलिंग रेन ड्रॉप हैज, मतलब जो रेन ड्रॉप फॉल कर रही है उसमें क्या होगा, काइनेटिक होगा या पोटेंशियल होगा या काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होगा। तो देखिए यदि रेन ड्रॉप फॉल कर रही है, अगर रेन ड्रॉप आपकी क्या है फॉल कर रही है, अगर रेन ड्रॉप आपकी फॉल कर रही है तो उसमें आपका काइनेटिक भी एग्जिस्ट करेगा और जो आपका पोटेंशियल होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 22। आपसे कह रहा है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपको मैंने बहुत बार बताया है, बहुत ज़्यादा बार करवाया है और ये पीछे वाले काफ़ी क्वेश्चंस में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ कि भाई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है आपको देना है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला था। अगर आप कम्युनिटी टैब को चेक करेंगे तो कम्युनिटी टैब में भी आपके लिए ये क्वेश्चन डाला गया था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को भी गलत किया था। तो आपको देखिए क्या है, इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करना है। देखते हैं कि भाई आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है। तो देखते हैं क्या इसका आंसर कितने लोग कर पाते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू। अब देखिए इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो आंसर होता है वो होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19। बस इसको आप मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो देखिए 1.6 × 10⁻⁻19, तो ये जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा जो ये आपका एरो बना रहता है, जैसे ये जो एरो बना है इसका देखिए मीनिंग समझ लो जिन लोगों को नहीं पता। अगर आपके लिए मैंने ऐसे लिखा 10 एरो -19, इसका मतलब है इसको आप कह सकते हैं 10 और ऊपर पावर में -19। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए आपसे कह रहा है किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी, फोर्स या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए आपको बताया गया था कि भाई जो आपकी एनर्जी होती है उसका जो कमर्शियल यूनिट होता है वो आपका किलोवाट आवर होता है, जिसको आप kWh कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो कमर्शियल यूनिट की अगर आप बात करते हो तो फिर एनर्जी आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड एक्सेलरेशन एंड लास्ट है आपका फोर्स एंड टाइम। अब देखिए आपने अगर फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप आंसर को बहुत ही आसानी से क्या है कर ले जाएंगे। तो देखिए आपका जो फॉर्मूला था वो आपने देखिए दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक पढ़ा था P इक्वल आपका होता है W/T, और जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो आपका होता है P इक्वल F/V। तो देखिए आप देख रहे हैं कि भाई फोर्स का रिलेशन इसमें दिया गया है, वर्क का कहीं नहीं दिया है। देखिए यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी फोर्स है, तो देखिए चारों में फोर्स है। लेकिन आपका आंसर में क्या होता है, वेलोसिटी V। तो वेलोसिटी देखिए किसमें, सिर्फ इसमें है। तो ये जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन ए है वो आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है एक आपके पास एरोप्लेन है, एक आपके पास एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है एक एल्टीट्यूड पर, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे वो क्या है, उड़ रहा है। और वो कह रहा है वो हाइट है आपकी 10,000 मीटर और उसका स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे कह रहा है जो एरोप्लेन है वो जिस हाइट पर है तो उस पर क्या होगा, उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, या उसमें काइनेटिक पोटेंशियल दोनों होगा, या फिर उसमें ना काइनेटिक होगा ना पोटेंशियल होगा। क्या होने वाला है ये आपको बताना है। तो देखिए आपको पता है कि भाई अगर वो किसी हाइट पे उड़ रहा है तो देखिए आपको पता है कि भाई वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो भाई काइनेटिक जरूर होगा, और अगर किसी पर्टिकुलर हाइट पे है तो उसमें पोटेंशियल जरूर होगा। तो इसका मतलब जो दोनों एनर्जी हैं वो आपकी एग्जिस्ट करेंगी। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए 27 देखिए आपसे क्या कह रहा है। 27 आपसे कह रहा है एक आपके पास पेंडुलम है जो स्विंग कर रहा है फ्रीली। तो आपसे कह रहा है जो बॉब है पेंडुलम का उसमें क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, या फिर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा इसकी मेन पोजीशन पर, या आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा एट इट्स मेन पोजीशन, या ए एंड सी होगा। अब देखिए आपने पढ़ा हुआ था पेंडुलम वाला केस। तो देखिए आपको पता था कि भाई ये जैसे ये पेंडुलम है, जैसे ये पेंडुलम है तो ये अपना इस पोजीशन पे जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर इधर जाता है। तो यहाँ से ये वापस क्यों आता है, यहाँ से इधर जाकर इधर आता है, इधर आता है। तो फिर ये यहाँ पर क्यों लौटा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वेलोसिटी थी वो आपकी जीरो थी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी थी वो जीरो हो जाती थी। मतलब इस पोजीशन पर जो आपकी ये पोजीशन है, मतलब मीन पोजीशन है, यहाँ पर काइनेटिक सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए मैक्सिमम काइनेटिक कहाँ पे दिया गया है, एक्सट्रीम मैक्सिमम आपका कहाँ दिया है, देखिए ये दिया है आपका मीन पोजीशन पर। तो मीन वाला ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए ये आपका स्क्रीन पे आ चुका है। अब आपसे कह रहा है कि जो एक पेंडुलम है ये ऑसिलेट कर रहा है फ्रीली, इट बॉब हैज। अब देखिए ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि फिर से वही रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए 29 देखिए आपसे क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू अ बॉडी
मतलब कितना फोर्स किसी बॉडी पर लगाया जाएगा। तो भाई फोर्स आपसे पूछ रहा है कितना आपका लगाया जाएगा, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आगे आपसे कह रहा है बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, मतलब जो डिस्टेंस आपको दिया गया है वो 10 मीटर दिया गया है। आगे आपसे कह रहा है उस पर जो वर्क हो रहा है वो 4000 जूल हो रहा है, मतलब जो वर्क है वो 4000 जूल है आपका। आगे आपसे कह रहा है जो मास है वो 20 kg है, मतलब जो बॉडी का मास दिया गया वो 20 kg दिया गया है। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, मतलब एक ही जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है। बस आप जो क्वांटिटी दी गई उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाइए। अब देखिए आपको वर्क दिया गया तो आप वर्क का फॉर्मूला लगा दीजिए, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क आपका दिया गया है 4000 इक्वल फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आपका दिया गया 10, तो फोर्स आपका आ गया 400, फोर्स आपका आ गया 400। और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है एम ए, आप यहाँ एम ए लिख दें। अब ए की वैल्यू आपको निकालना है और ए आपको निकालना है और एम आपको 20 दिया गया है, तो ये आपका 400 इधर हो जाएगा, तो इधर ये आपका क्या है 400 हो जाएगा। तो 20 ए इक्वल आपका हो जाएगा 400। तो जो ए की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी तो ए आपका आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 20। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो जो आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन बी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 में देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, ये हेल्प करता है नियर अ स्मॉल टॉय कार ऑफ मास 0.15 kg, मतलब जो मास दिया गया है वो 0.15 kg आपको गिवन है। आगे देखिए आपसे क्या कह रहा है वो देखिए, ऑन द रिलीज ऑफ स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग के रिलीज होने पर द टॉय कार मूव्स, मतलब स्प्रिंग जैसे रिलीज होती है तो टॉय कार मूव करना शुरू कर देता है, और उसका जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड दिया गया, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू आपकी 10 मीटर पर सेकंड आपको क्या है दिया गया है। तो देखिए वेलोसिटी की वैल्यू आपको जो दी गई है 10 मीटर पर सेकंड वो आप समझ गए। अब आपसे क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग निकालो। तो देखो आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल, लेकिन डेटा दे रहा है एम और वी का, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होगी स्प्रिंग में वही पोटेंशियल के फॉर्म में क्या कन्वर्ट हो जाएगी, और काइनेटिक का फॉर्मूला होता है आपका हाफ एम बी स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला लगा दो हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, वैल्यू रखो आंसर पाओ। हाफ एम दिया आपको 0.15 और वी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर आपका होता है 100, तो आप यहां लिखो 100, तो ये आपका आ जाएगा 15/2, और 15/2 आपका होता है 7.5 आपका पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसलिए यूनिट हो जाएगा जूल। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7.5 जूल। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 31। आपसे कह रहा है एक बॉडी है जिसका मास 20 kg है, वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, और एक कोई दूसरी बॉडी है जिसका मास 1 kg है और वो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको रेशियो बताना है, किसका बताना है रेशियो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। तो बहुत ही आसान है, तो देखिए आपको K1/K2 करना है। तो देखिए आपको पहले ये समझना होगा कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो 1/2 mv² होता है। अगर आप K1 की वैल्यू लिखेंगे, जैसे A और B बोल रहा है तो KA लिखेंगे तो 1/2 ma VA² लिखेंगे आप, KB लिखेंगे आप तो 1/2 MB VV² लिखेंगे आप,
तो देखिए जैसा अभी आपने निकाला कि भाई जो के और के वी है इसकी वैल्यू हाफ एम ए बी ए स्क्वायर हो जाएगा, हाफ एम बी वी बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपको निकालना था क्या, आपको निकालना था रेशियो। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था रेशियो। अगर आपको रेशियो निकालना था काइनेटिक एनर्जीज का तो आप क्या करोगे, आप के ए अपॉन के वी करोगे। के ए अपॉन के वी क्या हो जाएगा, एम ए अपॉन एम बी, और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा बी ए अपॉन वी वी, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। जो एम ए है उसकी वैल्यू आपको दिया गया है 20 और एम बी का दिया गया है 1, तो 20 अपॉन 1, और जो आपका वी ए बी वी दिया गया है, वी ए आपको दिया गया 1 और ये बी वी दिया गया आपको 20, तो 1 अपॉन 20, इसका स्क्वायर था, आप स्क्वायर लगा दो। अब देखिए 1 अपॉन 20 का ये स्क्वायर है, तो एक 20 से एक 20 कट जाएगा, एक 20 आपका बचेगा, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन 20। मतलब जो के ए अपॉन के वी का जो रेशियो आ जाएगा, जो के ए और के वी का रेशियो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1:20। तो देखिए आपसे ए और वी का ही रेशियो पूछ रहा था, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 1:20। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस आंसर्स को कर ले जाएंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32। देखिए आपसे कह रहा है अ बुलेट ऑफ मास 0.2 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपको मास गिवन है, आपको वेलोसिटी गिवन है। अब ये स्ट्राइक करता है स्टेशनरी वुडन टारगेट पर जिसका मास आपका 5 kg है, जिसका मास आपका 5 kg है। अब आगे आपसे कह रहा है इफ ऑल द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द वुडन टारगेट, मतलब पूरी एनर्जी अगर वुडन टारगेट को ट्रांसफर कर दी जाती है तो आपको वेलोसिटी बताना है, आपको वेलोसिटी बताना है विद द टारगेट टुवर्ड्स द डायरेक्शन। तो उसके लिए आपको क्या वेलोसिटी बताना है, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको k1 इक्वल k2 करना है। पहले आप हाफ एम v1 स्क्वायर करिए, हाफ m2 v2 स्क्वायर करिए, वैल्यू लिखिए आप 1/2 से 1/2 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो पहले बचा m1 का वैल्यू है आपका 0.2 इंटू v1 स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका m2 है आपका 5 और v2 आपको क्या है निकालना है, तो v2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब आपको देखिए क्या करना है, v2 स्क्वायर आपको निकालना है, तो ये आपका होगा 0.2 इंटू 200 अपॉन में आपका आ जाएगा 5। अब 5 4 जा 20 होता है, 5 4 जा 20, तो ये 40 इंटू 0.2 इंटू 200, तो ये आपका आ जाएगा 4 2 जा 8 इंटू 2 16, मतलब 1600 आपका आ जाएगा v2 स्क्वायर का वैल्यू। v2 स्क्वायर आपका आ गया 1600, मतलब v2 स्क्वायर की जो वैल्यू है आपकी वो 1600 आ गई। अगर आप v2 फाइंड करेंगे यहाँ से, अगर आप यहाँ से v2 फाइंड करेंगे तो v2 आपका हो जाएगा 40। आप v2 स्क्वायर आपका अगर 1600 है तो v2 आपका हो जाएगा 16 का स्क्वायर आप रूट लेंगे आप तो 4 आएगा, और डबल जीरो का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 आएगा, तो 40 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी 40 मीटर पर सेकेंड, ये आपका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, आपसे कह रहा है अ बॉडी P हैज काइनेटिक एनर्जी E, अनदर बॉडी Q हुज मास इज 9 टाइम्स देन P। मतलब जो आपको मास दिया गया है, अगर आपका P का मास 1 है, अगर P का मास अगर 1 है तो जो Q का मास है वो 9 टाइम्स है, तो इसका मास 9 हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है ऑल्सो हैज काइनेटिक एनर्जी E, मतलब दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको सेम दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है रेशियो बताना है P और Q का, किसके लिए? वेलोसिटी के लिए, मतलब Vp अपॉन Vq, इसका आंसर आपको बताना है। बस देखिए, अब आपको देखिए क्या करना है। आपको पता है कि भाई जो Kp और जो Kq है वो आपको सेम गिवन है, जो Kp और Kq है वो आपको सेम गिवन है। तो अब आप क्या करेंगे, Kp Kq का वैल्यू रखेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, आप लिखेंगे हाफ mp Vp स्क्वायर इक्वल टू हाफ mq Vq स्क्वायर। अब आपको देखिए Vp अपॉन Vq निकालना है, तो Vq को इधर लाइए और MP को उधर ले जाइए, तो आपका आ जाएगा Vp अपॉन Vq, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका MQ अपॉन MP। अब देखिए MQ MP की वैल्यू रखिए, MQ था आपका 9 और ये था आपका 1, तो Vp अपॉन Vq आपका आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, Vp अपॉन Vq आपका आ जाएगा 3 अपॉन 1। अगर रेशियो में कहेंगे आप तो Vp रेशियो Vq आपका हो जाएगा 3 रेशियो 1। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो 3 रेशियो 1, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चंस आपके सिंपल हैं, बट अगर आप बहुत सिस्टमेटिक वे में देखेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 34। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए आपसे कह रहा है द हार्ट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन बीट्स 72 टाइम्स इन अ मिनट, मतलब जो हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर आपकी देखिए बात आती है 72 टाइम्स कब बीट करता है, 1 मिनट में बीट करता है। अब आगे आपसे कह रहा है डज अ वर्क ऑफ 1 जूल पर बीट, मतलब जो वर्क कर रहा है वो आपका कर रहा है 1 जूल पर बीट। तो आपसे पावर पूछ रहा है, तो देखिए पावर जो आपका होता है वो आपका W अपॉन T होता है। अब आपको पता है कि भाई जो वर्क आपका हो रहा है वो क्या हो रहा है, देखिए आपसे कह रहा है 72 टाइम्स इन अ मिनट कर रहा है, तो देखिए 1 मिनट में 72, तो जो आपका वर्क आएगा, जो आपका वर्क आएगा वो देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 72। क्यों? क्योंकि आपसे कह रहा है कि बीट्स 72 टाइम्स, मतलब जो बीट कर रहा है वो 72 टाइम्स कर रहा है, तो वर्क कितना हो रहा है 72, कितनी देर में हो रहा है, इन अ मिनट, मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 60 यहाँ पे आ जाएगा। अब 60 से आप देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, आप 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 अपॉन में 10, तो 1.2 आपका क्या है आंसर आ जाएगा। तो 1.2 देखिए किस में मैच आपका कर रहा है, तो जो आपका 1.2 मैच कर रहा है वो आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरीके से आप क्या करेक्ट आंसर क्या है कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका आ चुका है, आपसे कह रहा है एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है जिसका एनर्जी 9.6 इंटू 10 पावर -18 जूल है, तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है ईवी में, मतलब ईवी में क्या वैल्यू होने वाली ये आपको बताना है। तो बस देखिए आपको क्या करना है, जो आपको वैल्यू दी गई है, जैसे आपको दिया गया है 9.6 इंटू 10 पावर -18, तो अगर आपको ईवी में रिप्रेजेंट कर रहा है तो करना है तो आपको 1.6
1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आपको डिवाइड करना होगा। ध्यान रखेंगे अगर ईवी में रिप्रेजेंट करना है जूल को, अगर जूल को ईवी में रिप्रेजेंट करना है तो आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 16 से आप इसको कैंसिल करिए तो ये आपका आएगा 16 6 96 और इंटू 10⁻⁻18 प्लस 19, तो ये आपका आ जाएगा 6 इंटू 10 और 6 इंटू 10 आपका होता है 60, -18 प्लस 19 ये प्लस 1 आएगा तो 1 को 1 ऊपर लिखें या लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 60 आपका आंसर जाएगा, किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 EV। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट लोड एंड मैकेनिकल एडवांटेज इज, मतलब क्या होने वाला। तो देखिए आपको पढ़ाया गया था मैकेनिकल एडवांटेज में कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो आपका लोड अपॉन एफर्ट होता है, मतलब जो MA इंटू E होने वाला है वो आपका L होने वाला है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, MA इंटू इक्वल टू L। अब देखिए अगर आपने अभी तक जो चैप्टर 3 मशीन है, अगर अभी तक आपने जो चैप्टर नंबर 3 मशीन है उसका जो फ्री लेक्चर्स का जो वीडियोस है वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी चैप्टर 3 मशीन। प्लेलिस्ट का नाम यही है चैप्टर 3 मशीन। इसमें क्या है, सभी वीडियोस मशीन के डाले गए और प्रॉपर्ली आप देखें तो सारे ये जो आपके क्वेश्चन है डेफिनेटली जरूर होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। आपसे कह रहा है करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी रेशियो, द डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट एक्ट एंड द डिस्टेंस थ्रू विच द लोड मूव्स। तो देखिए ये आपको बताना है। तो देखिए जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो देखिए आपको क्या होता है, वो आपका होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म स्मॉल डी, लोड आर्म कैपिटल डी, तो VR इंटू डी आपका हो जाएगा स्मॉल डी। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, VR इंटू कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये सब आपको क्या है, चैप्टर 3 जो मशीन उसमें पढ़ाया गया, प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो मशीन के देख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। आपसे कह रहा है करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी ईटा, मैकेनिकल एडवांटेज MA एंड वेलोसिटी रेशियो VR ऑफ एन एक्चुअल मशीन इज। तो देखिए आपको पढ़ाया गया था कि जो एफिशिएंसी ईटा होता है वो आपका होता है MA अपॉन VR, MA अपॉन VR। तो ईटा इंटू VR इक्वल टू आपका हो जाएगा MA। तो मैच करिए भाई कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो ईटा इंटू VR इक्वल टू MA। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर C है ये आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है द फेनोमेनन ड्यू टू विच आ रे ऑफ लाइट डेविएट, मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो डेविएट करती है किस फेनोमेनन के कारण, वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम। मतलब कोई रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में अगर जा रही है तो उसके लिए कौन सा फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका रिफ्रैक्शन है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो बस आंसर आप इसको लगा देंगे रिफ्रैक्शन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, मतलब जब रे ऑफ लाइट क्या है, एक डेंसर मीडियम में है, तो आपसे कह रहा है इमर्जेस इनटू ऑप्टिकली लेस डेंसर मीडियम, मतलब डेंसर मीडियम से लेस डेंसर में जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। और अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो रे क्या है, नॉर्मल से अवे हो जाती है, दूर हो जाती है। तो देखिए अवे वाला कोई ऑप्शन आपको दिया गया कुछ ऐसा।
तो देखिए कह रहा है डेविएट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो आपने डायग्राम कई बार पढ़ा होगा वो भी आप समझ लो। आपको कई बार ये बताया गया होगा कि जैसे ये सरफेस है, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आपकी आ रही है, ये आपका डेंसर है, ये आपका रेयरर है, तो आप यहाँ नॉर्मल बनाओगे इस तरीके से। तो नॉर्मल बनाने के बाद अब आपको पता है कि भाई रे को क्या है, डेविएट करना है। अभी अगर नॉर्मल है, डेंसर से रेयर में जाइए, तो ये नॉर्मल से क्या है, ये रे ऑफ लाइट वास्तव में कैसे जाती, ऐसे जाती। तो अगर हम इसके इधर कर देंगे नॉर्मल के, तो ये टुवर्ड्स हो जाएगा, और इससे दूर कर देंगे अगर ऐसे जाएगी तो ये क्या अवे हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिफ्रैक्टेड रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। यदि आपने पहले पढ़ा होगा, जो हमने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे, तो उन लेक्चर्स को आपने देखा तो डेफिनेटली बहुत आसान आपको लग रहा होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास वगैरह नहीं ली है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि चैप्टर जो आपका रिफ्रैक्शन है उसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग पूरे कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको सिर्फ एमसीक्यू देखने हैं और क्वेश्चंस, तो आप एमसीक्यू प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपके कई वीडियोस डाले गए हैं और हर एक चैप्टर के लिए अलग अलग वीडियो डाला गया, तो उनको आप देखकर काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये जो आपकी महा मैराथन सीरीज चल रही है, इसमें आपके मिक्स क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। जैसे ये आपके 60 क्वेश्चन की सीरीज है, उसी तरीके से आपका जो सीरीज सेकंड है वो भी बहुत जल्द आपकी आएगी। तो आप इन क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। अब हम देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आपसे कह रहा है अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एट ग्लास स्लैब, मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो ग्लास स्लैब पर टकराती है। कैसे टकरा रही है, 90 पर टकरा रही है। मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें तो जैसे ये अगर हम ये ग्लास स्लैब बना लें और रे ऑफ लाइट इस तरीके से टकरा रही है, तो आपसे कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये नॉर्मली टकरा रही है तो नॉर्मल भी इसी लाइन पे होगा। अगर नॉर्मल भी इसी लाइन पे होगा तो इंसिडेंस एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से आप आंसर बहुत ही आसानी से क्या दे सकते हैं। तो जो आपका ऑप्शन भी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ रे ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम अ मीडियम ए, मतलब मीडियम ए से रे ऑफ लाइट जा रही है। आगे आपसे कह रहा है टू मीडियम बी, मतलब ये बी में जा रही है, ए से बी में जा रही है। आगे कह रहा है डज नॉट सफर रिफ्रैक्शन, मतलब उसमें रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, उसमें क्या है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। अब देखिए रे में क्या है, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं है। रिफ्रैक्शन नहीं है इसका मतलब क्या है, रे जैसी आई थी वैसी क्या है, पास हो गई। मतलब डायग्राम क्या बनेगा, डायग्राम की अगर आपसे बात करें तो डायग्राम आपका बनेगा जैसे ये आपका सरफेस है, रे आपकी ऐसे आई और ऐसे चली गई। तो इसका सीधा सा मतलब ये कब पॉसिबल होता है, जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है। और अगर नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 0 होगा। तो जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को क्या है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए ये क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स इनटू अनदर ऑप्टिकल मीडियम, मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो किसी अनदर ऑप्टिकल मीडियम में जाती है। फिर आगे आपसे कह रहा है इट्स वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंजेस। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अनदर मीडियम में जाएगी तो वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज करेगी। अब आगे आपसे कह रहा है द मटेरियल इन विच वेवलेंथ एंड वेलोसिटी डिक्रीज मैक्सिमम, मतलब किस में ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिक्रीज करेगी, थ्रो एयर, एज, अल्कोहल, डायमंड, ग्लास या फिर वाटर। अब देखिए आपको जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 43 है। ये क्वेश्चन एक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो आप सभी लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इससे पहले अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया था जिसका भी आंसर मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था। तो टोटल मैं आपको 3 क्वेश्चन इसमें दूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो पहला मैं उधर दे चुका हूं, और जो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर 43 दे रहा हूं, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और इससे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया था वो आपको दिया था मैंने हॉर्स पावर वाला,
कि जो 1 हॉर्स पावर है वो किसके इक्विवेलेंट होगा। तो इनका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम इसका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कैसे होगा। देखिए आपसे कह रहा है अ थिक ग्लास स्लैब विद सिल्वर्ड साइड, मतलब एक ग्लास स्लैब है जिसको आपने सिल्वर कर दिया है, फॉर्म्स मल्टीपल इमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब जो आपने सिल्वर कर दिया है ग्लास साइड को, तो उसमें जो आपकी मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं उनका क्या कारण है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर ग्लास स्लैब थी तो उसमें रिफ्रैक्शन तो होना ही था। क्या होना था? रिफ्रैक्शन। लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको सिल्वर कर दिया है। अगर आपने सिल्वर कर दिया इसका मतलब क्या है, उस पर आपने पॉलिश मार दी, और पॉलिश कर दोगे तो क्या होने लगेगा, आपका रिफ्लेक्शन भी होने लगेगा। तो जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन होगा जिसमें आपका रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए किसमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जो आपका लास्ट ऑप्शन है उसमें आपका रिफ्लेक्शन भी देखिए हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन, ये दोनों चीजें इसमें क्या अकर करेंगी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। देखिए यदि हम बिल्कुल नॉर्मल वे में आंसर करें तो देखिए आपको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है वो ग्लास की कर रहा है, तो म्यू और जी इधर रहेगा, मतलब जिसका पूछता है वो राइट साइड में रहता है, और किसके रिस्पेक्ट में होता है, हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में होता है। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, जो आपका 1μ2 होता है, जो आपका 1μ2 होता है वो आपका μ2/μ1 = v1/v2 होता है। μ1/μ2/μ1 = v1/v2 होता है। ध्यान रखेंगे आप इस फॉर्मूले को। जो म्यू वाला केस होता है उसमें μ2/μ1 होता है, और जो v वाला केस होता है उसमें v1/v2 होता है। तो बस वही फॉर्मूला लगाइए। अब देखिए a म्यू जी लिखा हुआ है आपका, तो आपका यहां होगा va/, देखिए आपका यहां होगा va/vg, आपका क्या होगा va/vg होगा। अब बस वैल्यूज रखो, आंसर आ जाएगा। देखिए वैल्यूज, देखिए इस साइड हम आपको लिख के दिखाते हैं। अब देखिए वैल्यूज हम रखते हैं, वैल्यूज रखने के बाद आपके जो आंसर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा आसानी से आते जाएंगे। बस आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आप वैल्यूज सही लिखते हो और फॉर्मूलेस को सही वे में इंप्लीमेंट करते हो तो फिर डेफिनेटली जो आपके आंसर्स हैं वो बहुत ही आसानी से आते जाएंगे और कुछ भी आपको दिक्कत क्या है नहीं होगी। तो देखिए म्यूजी आपको निकालना है तो आपको म्यूजी लिखना है, इधर ए था ए लिख दो, इधर = va/vg। देखिए va की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास है। अब देखिए वेलोसिटी इन ग्लास क्या दिया है, 2 × 10⁸, तो यहां लिखिए अब 2 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ कट गया तो बचा आपका 3/2। 3/2 मतलब है 3 का आधा, 3 का आधा आपका होता है 1.5, 3 का आधा आपका होता है 1.5 को कहते हैं 1.5। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1.5। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं। रीजन क्या होता है, रीजन होता है कि ये जो लॉजिक होता है म्यू वाला, ये लोगों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि कई बार देखिए लोग गलती कर देते हैं। ध्यान रखेंगे आपकी जो 1μ2 है उसको आप क्या लिखते हैं, μ2/μ1 = v1/v2, बट कुछ लोग क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, और अगर आपने उसको उल्टा कर दिया तो फिर क्या गलत आंसर आपका हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब हम देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए 46 आपके सामने आ चुका है। आपसे कह रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ डायमंड, आपसे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड पूछ रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है यहां पे आप ऑफ कीजिए, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5। अब देखिए आपको देखिए क्या करना है, डायमंड का आपसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, डायमंड का वेलोसिटी पूछ रहा है। आपको देखिए क्या करना है, आपको वेलोसिटी जो पूछ रहा है वो आपसे डायमंड की पूछ रहा है, तो मतलब डायमंड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी से। तो आप लिख लीजिए कि जो वेलोसिटी आपको पूछ रहा है वो आपसे डायमंड की वेलोसिटी पूछ रहा है, और आपको वेलोसिटी किसकी दी गई है, एयर के अंदर दी गई है, और आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था वो आपको दिया गया है 2.5। किसका है ये, डायमंड का दिया गया है। किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर के रिस्पेक्ट में होगा। तो फॉर्मूला लगाइए, म्यू डी ए इक्वल टू वी ए अपॉन वी डी। वैल्यू रखिए, म्यू की वैल्यू है 2.5 इक्वल टू वी ए की वैल्यू है आपकी 3 इंटू 10 पावर 8, 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन वी डी। वी डी इधर लिखिए आप, तो वी डी इक्वल आपका हो जाएगा 3 अपॉन 2.5 इंटू 10 पावर 8, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 30 अपॉन 25 आपका हो जाएगा इंटू 10 पावर 8 हो जाएगा। अब ये 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा, तो 6 अपॉन 5 इंटू 10 पावर 8 आ जाएगा, 6 अपॉन 5 इंटू 10 पावर 8 आपका आ जाएगा। अब आप डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 1.2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये आपका वीडी की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1.2 इंटू 10 पावर 8, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आपका मैच कर रहा है। तो ये जो आपका आंसर है ऑप्शन बी, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस फॉर्मूला है जो आपका, उसको बस आपको सही इंप्लीमेंट करना है। तो आपको ये अगर फॉर्मूले सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली सारे आंसर बहुत ही आसानी से आते जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए कैसे होगा, आपसे कह रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 19 डिग्री। मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको आप बहुत अच्छे से पहले समझिए क्या क्वेश्चन दे रहा है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है उसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आपका 19 डिग्री है। मतलब आपको आर की जो वैल्यू है वो आपको 19 डिग्री दी गई है। मतलब जो आपका आर है वो आपका 19 डिग्री है, जो आपका म्यू है वो आपका 1.5 है। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन आई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि भाई साइन आई क्या होने वाला है। तो बस आपको वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। बस देखिए आपको स्नेल्स लॉ बताया था कि म्यू की वैल्यू आपकी होती है साइन आई अपॉन साइन आई आर, ये आपको स्नेल लॉ बताया गया था। अब देखिए बस फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूला हो गया। अब आप वैल्यू रखिए 1.5 इक्वल साइन आई हो गया। अब इसके बाद साइन आर साइन 19। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, साइन आई की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी जो आपको निकालना था वो 1.5 साइन 19 आपका आ जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन जो आपका मैच कर रहा है वो कर रहा है ऑप्शन नंबर ए 1.5 साइन 19। तो ये जो आपका आंसर है ये वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आपका आ चुका है। आपसे कह रहा है आ कॉइन इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर। मतलब एक कॉइन को 15 सेंटीमीटर डेप्थ पे आपने रखा इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का वो 4/3 दिया गया है। आपसे क्या है, कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच द इमेज ऑफ द कॉइन रेज्ड, मतलब किस साइड से उसकी जो इमेज है वो रेज कर जाती है, मतलब इमेज उठ जाती है। तो बस आप फॉर्मूला लगाइए, जो म्यू होता है वो आपका रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ होता है आपका। अब देखिए आपको दिया गया है जो आपका रियल डेप्थ है वो आपका दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और आपको जो म्यू दिया गया है वो 4/3 दिया गया। तो आप लिखिए 4, तो आप लिखिए, देखिए तो देखिए आप लिखिए 4/3, फॉर्मूले में आप लिखिए 4/3 म्यू की वैल्यू, रियल डेप्थ आपको दिया गया 15, अपेरेंट डेप्थ आपको निकालना है तो आप इसको एडी लिख दो। अब देखिए एडी जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 45/4, तो 4 बन जा 4 बन जा 4, पॉइंट लगा देंगे आप, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, मतलब 11.25 आपका आ जाएगा अपेरेंट डेप्थ। लेकिन आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट हाइट थ्रू विच द इमेज ऑफ कॉइन वी इज रेज्ड, मतलब उसकी हाइट कितना रेज कर गया है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि हाइट कितना ऊपर उठ गया है, मतलब जो आपसे जो शिफ्ट है वो आपसे पूछा जा रहा है, शिफ्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट आपका होता है जो आपका रियल डेप्थ होता है उससे आप माइनस कर देते हैं अपेरेंट डेप्थ को। रियल डेप्थ कितना है 15 है, अपेरेंट डेप्थ कितना है 11.25 है। अब देखिए 15 से 11 जाता है तो 4 आता है, 4 से 0.25 जाएगा तो फिर 3.75 आएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा 3.75। तो देखिए 3.75 किसी मैच कर रहा है आपका, बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस ध्यान रखिएगा आपसे पूछा क्या जा रहा है और आप निकाल क्या रहे हो। आपसे पूछा है कितना रेज्ड कर जाएगा, मतलब उसकी इमेज कितनी उठ जाएगी, मतलब जैसे जिस लेवल पे वो था उससे कितना इमेज उठ गई वो पूछा, मतलब शिफ्ट आपसे पूछ रहा है। बस क्वेश्चन को पढ़ के अगर आप ये समझ जाते हो कि भाई पूछ क्या रहा है तो आंसर करना बहुत इजी हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए आपसे कह रहा है द फ्लोर ऑफ वाटर टैंक अपीयर्स एट अ डेप्थ ऑफ 2.5 मीटर, मतलब जो फ्लोर है वाटर का वो अपीयर होता है कितनी डेप्थ पर 2.5 मीटर पर, मतलब अपीयर हो रहा है, मतलब अपेरेंट डेप्थ आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है जो एडी आपको दिया गया अपेरेंट डेप्थ वो आपको दिया गया 2.5 मीटर, वो आपको क्या दिया गया, वो आपको दिया गया 2.5 मीटर। तो देखिए आप लिखिए कि 2.5 मीटर आपको यहाँ लिख लेना है। आगे आपसे कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 1.33, मतलब व्यू आपको दिया गया 1.33। अब आगे आपसे कह रहा है फाइंड द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द वाटर, मतलब एडी आपसे पूछ रहा है, एडी सॉरी आपसे पूछा है एक्चुअल डेप्थ, मतलब रियल डेप्थ आपसे क्या है पूछ रहा है। तो देखिए आपसे रियल डेप्थ पूछ रहा है, मतलब एक्चुअल डेप्थ मतलब रियल डेप्थ। अब देखिए फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला होता है आपका रियल डेप्थ अपन अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ आपको दिया गया है, रियल डेप्थ आपको निकालना है, दिया नहीं गया है। अपेरेंट डेप्थ आपको दिया गया है 2.5 और म्यू आपको दिया गया है 1.33। अब देखिए 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे 1.33 में। अब देखिए जो आपका मल्टीप्लाई है वो देखिए क्या आता है, वो मैं आपको बता देता हूं कैलकुलेटर से। तो देखिए जो आपका आएगा वैल्यू वो मैं आपको बताता हूं, 1.33 इंटू 2.5, तो ये आपका आ जाएगा 3.325, ये आपका आ जाएगा 3.325, ये आपका रियल डेप्थ आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 3.325, ये आपका ऑप्शन क्या मैच कर रहा है। अब देखिए जब आपका एग्जाम में आता है, जब आपका एग्जाम में आता है तो आप इसको जल्दी कैसे करेंगे कैलकुलेशन को, ये भी आप थोड़ा समझ लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि भाई जल्दी कैसे करना है। देखिए जैसे आपने निकाला था कि भाई जो रियल डेप्थ है वो आपका 1.33 इंटू
2.5 हो गया था। जैसे आपने निकाला था कि ये आपकी चीज़ हो गई थी। इसको हम थोड़ा रेज कर देते हैं आपको समझाने के लिए। आंसर तो आपका हो ही चुका है। जैसे आपको पता है कि भाई आपका जो रियल डेप्थ है, जो आपका रियल डेप्थ है वो 1.33 इंटू 2.5 था। अब देखिए यदि आपको जल्दी सोल्व करना है तो देखिए आप क्या करोगे, 1.33 इंटू 2.5 को आप लिखोगे 25/10। अब देखिए आपको पता है कि भाई ये 25 है, ये क्या आपका 25 है, तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर, 4 से डिवाइड नीचे, तो 25 4 जा होता है 100, तो ये आपका हो जाएगा 100/10 और इंटू 1/4 आपका हो जाएगा इंटू 1.33 आपका हो जाएगा। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब 4 का डिवाइड कर दीजिए 1.33 में, 4 का डिवाइड कर दीजिए 1.33 में। अब आपको पता है कि भाई कैसे डिवाइड होगा, 4 3 जा 12, मतलब 3 टाइम्स जाने वाला है, और 3 टाइम्स जाने वाला है तो आपका ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, 3 टाइम्स में, केवल इसमें मैच कर रहा है। तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब एक ये तरीका है जिससे आप जल्दी निकाल सकते हो। तो ये आप समझ गए भाई कैसे क्वेश्चन करना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। आपसे कह रहा है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस अ रे ऑफ लाइट मस्ट, मतलब TIR आपका होना है, क्या होना है आपका TIR होना है। तो क्या होना चाहिए, अरे ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि रे आपकी डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए और I की वैल्यू C से ज्यादा होनी चाहिए, ये आपको बताया गया था। इन्हीं कंडीशन में देखिए कौन सा फॉलो कर रहा है, ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, खत्म, यही आंसर हो गया। मतलब जो रे है वो आपकी डेंसर से रेयरर में जाना कंपलसरी है यदि आपको TIR करना है। यदि आपको TIR करना है तो भाई आपको ध्यान रखना है कि जो रे ऑफ लाइट है वो आपकी डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए और इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। आपसे कह रहा है डायमंड स्पार्कल्ड मोर देन ग्लास बिकॉज दे हैव, मतलब आपसे कह रहा है कि डायमंड ज्यादा स्पार्कल करता है ग्लास के कंपैरिजन में, क्यों, स्मॉलर क्रिटिकल एंगल, लार्जर क्रिटिकल एंगल प्ले नो रोल। देखिए भाई क्रिटिकल एंगल का कोई रोल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर स्पार्कल की बात करता है कभी भी तो रोल कभी भी आपका क्या है, क्रिटिकल एंगल का नहीं होगा। तो जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए 52 आपसे कह रहा है स्मॉल एयर बबल्स राइजिंग अप अ फिश टैंक, मतलब स्मॉल एयर बबल आपके चल रहे हैं फिश टैंक के ऊपर, अपीयर सिल्वरी when viewed from some particular angle because of phenomenon reflection, refraction, TIR और dispersion। तो आपको बताना है कि भाई ऐसा किस phenomenon के कारण हो रहा है कि जो आपके एयर बबल हैं वो आपके फिश टैंक के ऊपर क्या है, आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए आपका जो इसका रीजन है, इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से देखिए तो आपको रीजन सही समझ में आएगा। आपसे कह रहा है स्मॉल एयर बबल राइजिंग अप अ फिश टैंक अपीयर सिल्वरी, मतलब ये सिल्वरी अपीयर हो रहे हैं व्हेन व्यूड फ्रॉम पर्टिकुलर एंगल, मतलब जब इसको किसी पर्टिकुलर एंगल से देखा जाता है। तो ये किस कारण से हो रहा है, ये चीज आपको क्या है बतानी है। अब यहां पर बात आती है कि भाई क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। अब देखिए यहां पर बहुत ही आसान है कि भाई आपसे कह रहा है स्मॉल एयर बबल की बात कर रहा था कि राइजिंग कर रहा है। तो देखिए आप खुद सोच के देखो, अगर TIR की हम कंडीशन देखें, अगर हम TIR का केस देखें तो ये चीज इसमें क्या है आपकी फॉलो करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल एयर बबल का अगर आपका केस है और अगर पर्टिकुलर एंगल से देखा जाए तो भाई इसमें क्या होगा, TIR होगा, जिसको आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका TIR हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53।
अब देखिए 53 में आपसे कह रहा है आ क्रैक इन द विंडो पेन अपीयर सिल्वरी व्हेन व्यूड फ्रॉम सम पर्टिकुलर एंगल, दिस फिनोमेनन ड्यू टू। सेम क्वेश्चन उसी तरीके से, आंसर फिर से TIR। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। अब क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है आपसे विच इज नॉट द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इको। मतलब इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसके कारण इको नहीं होता है। आपसे कह रहा है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग बॉडी शुड बी 17 मीटर। तो ये कौन सी कंडीशन कह रहा है कि जिसके कारण इको नहीं होगा, इको नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आपसे कह रहा है टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 20 डिग्री होना चाहिए, जो वेवलेंथ है वो लेस देन होनी चाहिए। फिर आपसे क्या है जो इंटेंसिटी है साउंड की वो सफिशिएंट होनी चाहिए। तो देखिए जो आपका ये ऑप्शन है 17 मीटर वाला, ये आपका क्या करेक्ट ऑप्शन है और ये आपका क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 को। तो देखिए 55 क्वेश्चन आपके सामने अपीयर है। आपसे कह रहा है फॉर हियरिंग एंड इको, मतलब इको को हियर करने के लिए द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग बॉडी शुड बी 17 मीटर। ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है 17 मीटर वाला ये जो इंपॉर्टेंट फंडा है, ये मैंने आपको कई बार पिछले क्वेश्चन बताया है। तो ध्यान रखेंगे अगर आपको सही हियरिंग चाहिए तो आपका जो डिस्टेंस है वो आपका 17 मीटर क्या है आपका होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा कि आपको कैसे करना है। तो आपने देखा कि भाई ये क्वेश्चन कैसे होना है। अब आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन नंबर 56 पर। तो देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 56 कैसे होगा। आपसे कह रहा है टू लोकेट इट्स प्रे इन द डार्कनेस द आउल और द बैट एमिट्स। तो देखिए आपको मैंने बताया था यदि आप आउल की बात करें या फिर बैट की बात करें जिसको आप चमगादड़ कहते हो, तो भाई उनको जो वेव सुनाई पड़ती हैं वो सुनाई पड़ती हैं हमेशा कैसी, अल्ट्रासोनिक। तो जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों एक बात ये जरूर ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई बार आपका एग्जाम में आता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। अब देखिए 57 आपसे कह रहा है एन इको इज हर्ड आफ्टर 0.8 सेकेंड। मतलब एक इको सुनाई पड़ता है 0.8 सेकेंड के बाद। व्हेन अ पर्सन फायर्स अ क्रैकर 132.8 मीटर फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग, कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड। तो आपको देखिए स्पीड ऑफ साउंड क्या है बताना है। तो क्या करें, बस फॉर्मूला लगाइए। आपको मैंने बताया था कि भाई डी इक्वल आपका होता है VT अपॉन 2। वैल्यू रखिए। देखिए डी की वैल्यू आपको दी गई है, आपको दिया गया है 132.8। तो आप लिखिए यहां पर 132, आप लिखिए 132.8। तो देखिए आप लिखिए 132.8, 132.8। तो देखिए आप लिखेंगे 132.8 इक्वल VT। अब देखिए V आपको निकालना है, V आपको निकालना है इंटू T। T आपको दिया गया 0.8 और अपॉन 2। तो जो V की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 2 से काटेंगे तो 0.4 हो जाएगा, 0.4 नीचे आएगा। तो देखिए V आपका हो जाएगा 132.8 अपॉन 0.4। अब देखिए आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे और डिवाइड कर देंगे। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो 332 आपका क्या आंसर आ जाएगा, 332 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। अब देखिए 58 आपसे कह रहा है द स्पीड ऑफ साउंड इज 310 मीटर पर सेकेंड। आगे आपसे कह रहा है अ पर्सन फायर्स अ गन
एक पर्सन जो गन को फायर करता है। एन इको इज हर्ड आफ्टर 1.5 सेकेंड, तो इसको इको जो सुनाई देता है वो 1.5 सेकेंड बाद सुनाई देता है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम क्लिफ फ्रॉम विच इको इज हर्ड। तो देखिए आपको डिस्टेंस निकालना है, फिर से वही फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, d इक्वल टू वी टी अपॉन 2। तो देखिए d इक्वल टू वी टी अपॉन 2 आप फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखिए v की वैल्यू है आपकी 310 इंटू टी की वैल्यू है आपकी 1.5 सेकेंड। अब देखिए 1.5 सेकेंड को आप लिख सकते हैं 3/2, तो 3/2 और ये 2 अपना पहले से था, तो ये आपका हो जाएगा 310 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। अब देखिए आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लो आप, 0 3 और ये हो जाएगा 9 अपॉन में हो जाएगा आपका 4, तो 930 अपॉन 4 आपका हो गया। अब देखिए 930 अपॉन 4 को आपको सॉल्व करना है, आपको क्या करना है 930 अपॉन 4 को सॉल्व करना है। तो देखते हैं भाई क्या आएगा, 930 अपॉन 4 को आप सॉल्व करेंगे तो बस आप देखिए यहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 2 जा 8, 1 बचा, तो 4 3 जा 12, 1 बचा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, मतलब 232.5 मीटर। तो जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। बस क्या करना है आपको, सिंपल कैलकुलेशन एंड फॉर्मुलेस, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, सिंपल कैलकुलेशन एंड फॉर्मुलेस। अगर आपको तैयार हैं तो वह डेफिनेटली आप काफी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए 59 देखिए आपसे क्या कह रहा है, 59 आपसे कह रहा है एन इको इज हर्ड बाय अ रेडार इन 0.08 सेकेंड इफ वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स इज 10 to 10 पावर 8, हाउ फार इज द एनिमी प्लेन, मतलब कितना दूर एनिमी प्लेन है, मतलब डिस्टेंस d निकालना है। फिर से वही फॉर्मूला d इक्वल टू वी टी अपॉन 2। अब देखिए वैल्यू रखिए, v आपको दिया गया है 3 into 10 पावर 8 और t आपको दिया गया है 0.08 और अपॉन में आपको दिया गया है 2। अब इससे आप काटेंगे इसको तो ये ऊपर आएगा 4, तो इसको आप देखिए d आपका हो जाएगा 3 into 10 पावर 6 into 4। जो 10 पावर 2 है वो इसको दे दिया तो ये 8 हो गया, 8 में डिवाइड किया 2 से तो 4 आ गया, 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है और 10 पावर से इसको ले सकते हैं 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3, तो ये आपका हो जाएगा 12,000 इंटू 10 पावर 3 क्या मीटर। इसको अगर किलोमीटर में डिवाइड करोगे तो फिर क्या करोगे, अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 10 पावर 3 से डिवाइड करोगे, मतलब 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 डिवाइड करोगे तो ये क्या टर्म क्या है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 12,000 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 1000, ये क्या आएगा, किलोमीटर आएगा, इससे ये कट जाएगा, तो जो d की वैल्यू आपकी आ जाएगी वो 12,000 किलोमीटर आ जाएगी और ये आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था आपको मैं 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको बताने हैं, तो ये 3rd क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में जैसे क्वेश्चन नंबर 60 है, अगर 60 का आपको ए लगता है आंसर तो 60 ए दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बी लगता है तो 60 बी दीजिएगा, सी लगता है तो 60 सी दीजिएगा और डी लगता है तो 60 डी दीजिएगा। इस तरीके से आपको आंसर देने हैं और इससे पहले 2 क्वेश्चन और मैंने आपके छोड़े जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताते हैं। चेक करते हैं भाई कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं और समझकर अपने आंसर्स का जो रिप्लाई है वो कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं।
तो ये आपके लिए जो सीरीज फर्स्ट है ये आपको 60 क्वेश्चन की मिल चुकी है, और ये आपकी महा मैराथन सीरीज 1 है जिसमें आपने 60 क्वेश्चन देखे और ऑल चैप्टर्स में आपके सेमेस्टर फर्स्ट के कवर किए गए हैं। अब बच्चों इसके बाद देखिए कुछ चीज़ें आपको समझ लेना है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जैसे आपको वीडियोस देखना है सभी, तो आपको देखिए क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। किस प्लेलिस्ट में जाना है? फिजिक्स महा मैराथन सीरीज आईसीएसई क्लास 10 सेमेस्टर 1, मतलब ये प्लेलिस्ट का नाम है। इस प्लेलिस्ट में जाना है तो आपको जो सीरीज फर्स्ट है जो आज आपको बताई जा रही है इसके वीडियो मिलेंगे, फिर इसका सीरीज जो सेकंड आएगी उसके वीडियोस मिलेंगे। इसी तरीके से जितनी भी सीरीज हैं, अगर आपकी और सीरीज आती हैं तो डेफिनेटली आपको सभी सीरीज इसी में मिलने वाली हैं। और जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरीके जो ऑल चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग है, उसमें आप उन पर्टिकुलर चैप्टर के देख सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस आईसीएसई क्लास 10 ये प्लेलिस्ट का नाम है, उसमें आप ऑल चैप्टर्स की अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। और इसमें अब आपका जो बताया जा रहा है सीरीज फर्स्ट सीरीज सेकंड ये सब कुछ कंबाइन चल रहा है और काफ़ी अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, तो आप इन क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है, वो देखिए अगर आपको जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप पढ़ रहे हैं, आपको कुछ समस्या आ रही है, तो आप क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डाल दें, आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। और अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं डाल पा रहे हैं तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहां पर आपको हमारा जो FB पेज है उसका लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जैसे आप पेज को लाइक करते हैं तो लाइक करते ही आपके सामने हमारा नंबर अपीयर हो जाएगा। उस नंबर के माध्यम से कॉल और व्हाट्सएप के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। जुड़ने के लिए सिर्फ आपको चैनल क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद एक आपका आएगा नोटिफिकेशन बेल, उस बेल को आपको क्या प्रेस कर देना है। आप अगर ऐसा करेंगे तो जब भी हम आपके लिए अगले वीडियोस लेके आएंगे सभी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।